नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार शर्मा और आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री जिंदाबाद में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सॉलिड स्टेट का जो नेक्स्ट पॉइंट है, रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात और क्रिस्टलीय संरचनाओं में जो वॉइड्स होते हैं या जो अंतराकाशीय छिद्र होते हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी जो नई वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक है त्रिज्या अनुपात। इससे पहले दोस्तों हम लोग क्रिस्टल संरचनाओं में जो संकुलन दक्षता है उसके बारे में विस्तार से पढ़ चुके थे। हमने वहाँ आपको सारी कैलकुलेशन विस्तार से और बहुत शानदार तरीके से समझा दी थी। विश्वास से आपको समझ में भी आई होंगी। अब हम शुरू करेंगे त्रिज्या अनुपात। ठीक है, सबसे पहले हम त्रिज्या अनुपात को समझते हैं, क्योंकि त्रिज्या अनुपात को समझने के पश्चात ही हम जो क्रिस्टलीय संरचनाएं होती हैं उनमें जो वॉइड्स होते हैं, जो उनमें रिक्तस्थान होते हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिज्या अनुपात क्या होता है दोस्तों? हम जानते हैं कि जो क्रिस्टल संरचना होती है उसमें जो अवयवी जो कण होते हैं, अवयवी जो परमाणु होते हैं, वो 2 डायमेंशनली और 3 डायमेंशनली व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पार्टिकल्स की एक विमीय परत है, इसके ऊपर पार्टिकल्स इस प्रकार से क्या है आपकी व्यवस्थित है। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स के बीच में ये जो आपको स्थान दिख रहा है इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल वॉइड या इंटरस्टिशियल वॉइड। ठीक है, इंटरस्टिशियल वॉइड या क्रिस्टल वॉइड कहते हैं। ये जो वॉइड होती है, इस वॉइड की ठीक बीच में जो छोटे आयन होते हैं जिनका आकार छोटा होता है वो प्रवेश करते हैं या वो उनको वहां व्यवस्थित किया जाता है या वो व्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए त्रिज्या अनुपात की जो परिकल्पना है यह केवल और केवल आयनिक यौगिकों में ही समझाई जाती है और वहीं इसका उपयोग होता है। ठीक है, क्योंकि आयनिक यौगिकों में हम जानते हैं कि जो बड़े आकार के ऋणायन होते हैं उनकी व्यवस्थाओं के पश्चात उनके बीच में जो रिक्तस्थान बचता है वहाँ छोटे आकार के जो धनायन हैं वो अपना स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आयनिक यौगिकों में ही त्रिज्य जो अनुपात है या त्रिज्या अनुपात का जो नियम है उसको लागू किया जा सकता है। समझ में आ गया? अब देखो, जैसे सपोज हम लोग ये 3 आयन जो है वो एक दूसरे के साथ व्यवस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बीच में यहाँ माना कि नेगेटिव आयन है, तो एक स्थिति ये बन सकती है कि जो ये नेगेटिव आयन है ये तीनों आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वहां कहीं पर क्या उपस्थित है, कोई पॉजिटिव आयन उपस्थित है। ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव आयन है वह उस वॉइड में प्रेजेंट तो है लेकिन वह उन ऋणायनों को स्पर्श नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जब धनायन वॉइड में प्रेजेंट है या वॉइड में उपस्थित है लेकिन ऋणायनों को स्पर्श नहीं कर रहा है, ठीक है, द पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन द क्रिस्टल वॉइड बट डज नॉट टच ऑल नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो नेगेटिव आयन जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। समान आवेश है, प्रतिकर्षण तो क्या होगा यहाँ पर अधिक होगा, प्रतिकर्षण क्या होगा अधिक। और चूंकि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयनों को स्पर्श नहीं कर रहा है तो उनके बीच में जो आकर्षण वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आकर्षण क्या होगा, कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की व्यवस्था में जबकि ऋणायनों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें जो धनायन प्रेजेंट है जब वो स्पर्श नहीं करता है तो प्रतिकर्षण ज्यादा होता है और आकर्षण कम होता है। इसलिए यह संरचना क्या होती है, कम स्थायी होती है। ठीक है, लेस स्टेबल। ठीक है, समझ आ गया? अब हम केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में माना कि जो
जो धनायन है क्रिस्टल वॉइड के ठीक बीच में, वो धनायन तीनों ऋणायनों को समान प्रकार से स्पर्श करता है, यानी कि वो उस गड्ढे में या उस छिद्र में इस प्रकार से बैठ जाता है कि वो तीनों ऋणायनों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण भी होगा, प्रतिकर्षण अधिक होगा। क्यों? क्योंकि तीनों नेगेटिव आयन एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। और आकर्षण भी क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन उन तीनों नेगेटिव आयनों से क्या है, स्पर्श किए हुए है, तो आकर्षण भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी जब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों क्या होंगे, एक प्रकार से समान होंगे, तो ऐसी स्थिति में यह जो व्यवस्था होगी वो सर्वाधिक स्थायी व्यवस्था के रूप में मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा केस क्या हो सकता है दोस्तों, तीसरे केस में क्या हो, जो नेगेटिव पार्टिकल्स हो तीनों क्या हो, दूर दूर हो। ठीक है, तीनों नेगेटिव पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर हैं, लेकिन पॉजिटिव आयन क्या है, उन तीनों नेगेटिव आयनों को स्पर्श कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, बट आकर्षण क्या होगा, यहां पर सर्वाधिक होगा। ठीक है, नेगेटिव आयन अलग है, इसीलिए प्रतिकर्षण क्या है, कम है, लेकिन पॉजिटिव आयन तीनों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए आकर्षण क्या होगा, सर्वाधिक होगा। क्योंकि आकर्षण सर्वाधिक है, प्रतिकर्षण कम है, तो ये व्यवस्था क्या होगी, इन दोनों की तुलना में सबसे ज्यादा स्थायी व्यवस्था होगी। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी, समझ आया दोस्तों। तो ये जो तीनों केस हैं, ये हमने आपको यहाँ क्यों बताए, वो हमने इसलिए बताए कि अब इन तीनों व्यवस्थाओं में जबकि नेगेटिव आयनों से आपस में जब पैकिंग होती है और उस पैकिंग के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, तो उस रिक्त स्थान में जो पॉजिटिव आयन है वो किस प्रकार से स्थान को ग्रहण करे, इसका निर्धारण कौन करेगा। ठीक है, यानी कि वह पॉजिटिव आयन उस क्रिस्टल संरचना में इस प्रकार से स्थान ग्रहण करना चाहेगा कि वह जो क्रिस्टल संरचना है वो अधिक स्थायित्व को प्राप्त करे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उस पॉजिटिव आयन का और उस नेगेटिव आयन का जो आकार है वो क्या हो। ठीक है, इस आकार को डिटरमाइन करने के लिए ही त्रिज्या अनुपात की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। समझ आ गया। तो त्रिज्या अनुपात जो होता है वह आयनिक यौगिकों में लागू होता है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है आपको। और दूसरा क्या है, यह त्रिज्या अनुपात जो होता है वह यह दिखाता है कि एक आयन कितने अन्य आयनों को स्पर्श करे ताकि उस क्रिस्टल संरचना में अधिक से अधिक स्थायित्व को प्राप्त किया जा सके। समझ आ गया। किसी क्रिस्टल संरचना में एक आयन जितने अन्य आयनों को स्पर्श करता है वह उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है, वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। और त्रिज्या अनुपात के द्वारा इस समन्वय संख्या का निर्धारण किया जाता है। समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि त्रिज्या अनुपात यह बताएगा कि वह क्रिस्टल संरचना जो है उसमें जो अवयवी आयनों की व्यवस्था है वो किस प्रकार से हो ताकि अधिक से अधिक स्थायित्व को प्राप्त किया जा सके। और उसी त्रिज्या अनुपात के द्वारा ही हमें ये पता चलेगा कि एक आयन कितने अन्य आयनों से घिरा हुआ है। जैसे ये पॉजिटिव आयन है, अब यदि ये अपने आकार को बढ़ाता हुआ चला जाएगा तो जो नेगेटिव आयन वो क्या होंगे, दूर दूर होते हुए चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उसे पॉजिटिव आयन के चारों ओर और अधिक नेगेटिव आयन जुड़ सकते हैं। ठीक है, यानी वो क्या करेगा, अपनी समन्वय संख्या को बढ़ा लेगा। इसी प्रकार से अगर पॉजिटिव आयन का आकार छोटा होता हुआ चला जाए तो क्या होगा, जो नेगेटिव आयन है वो भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो समन्वय संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कुल मिलाकर त्रिज्या अनुपात जो होता है वह समन्वय संख्या को डिटरमाइन करता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, पहली बात तो कि त्रिज्या अनुपात जो होता है, त्रिज्या अनुपात केवल आयनिक यौगिकों में लागू होता है। ठीक है, या केवल आयनिक यौगिकों के लिए ही ठीक है एप्लीकेबल है। द रेडियस रेशियो रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट जो है वो यह है कि त्रिज्या अनुपात जो है वह उस क्रिस्टल में समन्वय संख्या का निर्धारण करता है। ठीक है, इसे लिखेंगे आप त्रिज्या अनुपात समन्वय संख्या का
निर्धारण करता है। समझ में आ गया? त्रिज्या अनुपात समन्वय संख्या का निर्धारण करता है। और दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जो समन्वय संख्या होती है वही उसी क्रिस्टल संरचना को निर्धारित करती है। यानी कि किसी क्रिस्टल की संरचना क्या होगी, वह उस क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी जो परमाणु हैं उनकी समन्वय संख्या के द्वारा ही मालूम चलेगा। तो समन्वय संख्या क्या करती है? क्रिस्टल की संरचना को डिटरमाइन करती है। समझ में आ गया? त्रिज्या अनुपात क्या करता है? समन्वय संख्या को डिटरमाइन करता है और समन्वय संख्या के द्वारा ही किसी क्रिस्टल संरचना की व्याख्या की जाती है। इसीलिए किसी क्रिस्टल की संरचना को डिटरमाइन करने के लिए या उसको समझाने के लिए हमें त्रिज्या अनुपात की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया? ये त्रिज्या अनुपात की संकल्पना है। अब त्रिज्या अनुपात होता क्या है? तो मैंने बताया था कि जो आयंस होते हैं, हम जानते हैं जो नेगेटिव आयंस हैं, बड़े आयंस, जो बड़े आकार के आयंस हैं, उनके बीच में जो रिक्तस्थान होता है वहाँ छोटे आकार के पॉजिटिव आयन क्या करते हैं? स्थान ग्रहण करते हैं। हालांकि सभी स्थिति में आवश्यक नहीं है। कई बार पॉजिटिव आयनों का आकार बड़ा होता है और उनके बीच में छोटे जो नेगेटिव आयन है वो भी क्या करते हैं? स्थान ग्रहण करते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है, और एंटी फ्लोराइड संरचना जो होती है CaF2 और Na2 जो संरचनाएं हैं, ठीक है, इनमें हम देखेंगे तो इनमें क्या है, एक में तो नेगेटिव आयन बड़े आकार के हैं, बीच में क्या है पॉजिटिव आयन छोटे आकार का है। दूसरी में क्या होता है एंटी फ्लोराइड में, उसमें जो पॉजिटिव आयन वो बड़े आकार के हैं और नेगेटिव आयन क्या छोटे आकार का है। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव आयन है और जो नेगेटिव आयन है उन दोनों का जो आकार होगा वही आकार क्या है, त्रिज्या अनुपात को डिटरमाइन करेगा। तो त्रिज्या अनुपात क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल में जो धनायन की त्रिज्या होती है और जो ऋणायन की त्रिज्या होती है उसका जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा? त्रिज्या अनुपात कहलाएगा। ठीक है, क्या डेफिनेशन होगी इसकी? रेडियस रेशियो, इसको हम शो करते हैं दोस्तों RR के द्वारा। किसे शो करते हैं? RR इक्वल टू साइज ऑफ कैटायन, ठीक है, अपॉन साइज ऑफ एनायन, यानी धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। इसको हम लिख सकते हैं RR बराबर R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है? त्रिज्या अनुपात हो गया। समझ में आ गया? ये है आपकी त्रिज्या अनुपात की परिभाषा और इसका ये सिग्निफिकेंस, इसकी क्या महत्ता है। तो ये क्या करता है? समन्वय संख्या को डिटरमाइन करता है और समन्वय संख्या के आधार पर ही हम किसी क्रिस्टल की संरचना को निर्धारित करते हैं या उसका एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों त्रिज्या अनुपात के द्वारा समन्वय संख्या कैसे डिटरमाइन होती है और समन्वय संख्या के द्वारा हम किसी क्रिस्टल की संरचना को किस प्रकार से समझाते हैं, उसके लिए मैं आपको यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ। उस टेबल को अब हम लोग विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि त्रिज्या अनुपात किस प्रकार से क्रिस्टल की संरचना को डिटरमाइन करने में सहायक होती है। तो दोस्तों ये मैंने एक टेबल बनाई है और इस टेबल में जो त्रिज्या अनुपात है उसके आधार पर हमें उस क्रिस्टल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो प्राप्त होता है, उसकी संरचना किस प्रकार से होगी और क्या क्या एग्जांपल्स है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आइए हम इस टेबल को समझते हैं। यदि किसी क्रिस्टल संरचना में 0 से लेकर 0.155 तक त्रिज्या अनुपात है तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 2 होगी और वह कौन सी आकृति में होगा? रेखीय आकृति में होगा। ठीक है, और इस प्रकार की समन्वय संख्या के रूप में क्रिस्टल संरचना नहीं बनती है क्योंकि ये एक वन डायमेंशनल संरचना होती है। क्या होती है? ये वन डायमेंशनल संरचना होती है, तो यहाँ क्रिस्टल नहीं बनता है। लेकिन अगर हम किसी यौगिक की बात करें तो HF2- इस प्रकार का एक एग्जाम्पल है। यदि त्रिज्या अनुपात का मान 0.155 से 0.225 के बीच में हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? धनायन की 3 और आकृति क्या बनेगी उसकी? ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजीय। ठीक है, जैसे कि जो बहुलकीय मेटाबॉलाइट होते हैं वो इस संरचना को धारण करते हैं। एग्जांपल जैसे BO3 यूनिट्स वाले, BO3 जो यूनिट्स होती है, इकाइयाँ होती हैं, ये जनरली मेटाबॉलाइट्स कहलाते हैं। ये सभी इस संरचना में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जब त्रिज्या अनुपात का मान 0.225 से 0.414 होता है तो धनायन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 होती है और उसकी जो आकृति होगी, ठीक है, क्रिस्टल संरचना में जो उनकी आकृति होगी वो किस प्रकार से होगी? टेट्राहेड्रल रूप में होगी, चतुष्फलकीय है। और यहाँ हमको जिंक सल्फाइड टाइप की स्ट्रक्चर प्राप्त होंगी और एग्जांपल्स हैं HGS,
यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड और जिंक सल्फाइड। जब त्रिज्या अनुपात का मान 0.414 से 0.732 तक होता है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है और संरचना ऑक्टाहेड्रल बनेगी। FCC टाइप यानी कि जो फलक केंद्रित संरचना होती है इस टाइप की संरचना प्राप्त होगी, जैसे कि NaCl है, KCl है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, TiO2, ठीक है, आदि। और अगर त्रिज्या अनुपात का मान 0.732 से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा और हमें क्यूबिक स्ट्रक्चर प्राप्त होगी जिसमें BCC प्रकार की संरचना हो सकती है, फ्लोराइड प्रकार की या एंटी फ्लोराइड प्रकार की। जैसा एग्जांपल है हमारा कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, Na2O, Na2S, K2O, इस प्रकार के एग्जांपल जो हैं वो सारे आपके समन्वय संख्या 8 वाले क्रिस्टल के होते हैं। तो दोस्तों ये आपकी एक टेबल है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो ये त्रिज्या अनुपात और क्रिस्टल की संरचना के बीच के संबंध को दर्शाती है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे समन्वय संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, कॉपी करो इसको आप। अब हम देखेंगे त्रिज्या अनुपात की कमियां, इसकी क्या कमियां हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस ऑफ रेडियस रेशियो। त्रिज्या अनुपात से हम जानते हैं कि धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात होता है। तो जाहिर है कि हमको धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या एक्यूरेट मालूम होनी चाहिए। अगर हमें वो एक्यूरेट मालूम है तो हम रेडियस रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक्स किरण विवर्तन के द्वारा या एक्स किरण क्रिस्टलोग्राफ के द्वारा हम किसी भी आयन की जो वास्तविक त्रिज्या है उसको ज्ञात नहीं कर सकते। हाँ, दोनों आयनों के मध्य की जो अंतर्नाभ की दूरी होती है, जैसे आपका ये पॉजिटिव आयन है, ये आपका नेगेटिव आयन है, तो इनके मध्य की जो अंतर्नाभिक की दूरी होगी वो हम एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर आयन की त्रिज्या क्या होगी उसको ज्ञात करना इम्पॉसिबल है, वो अप्रोच विधियों से ज्ञात किया जाता है। इसलिए चूंकि आयनिक त्रिज्याओं का मापन सही एक्यूरेटली नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ रेडियस रेशियो भी क्या होता है, सही ढंग से प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये इसकी पहली कमी है। दूसरा है आयनों की व्यवस्था। आयनों की व्यवस्था, हम जानते हैं कि जो क्रिस्टल की संरचना होती है उसमें आयन एक दूसरे के पास इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य कम से कम स्थान रहे, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जब ऋणायनों की स्थिति बनती है और उसके बीच में जब धनायन फिट होता है या व्यवस्थित होता है तो यह आवश्यक नहीं कि धनायन की स्थिति हमेशा सही रहे। अगर धनायन सपोज उस क्षेत्र की तुलना में बहुत छोटा है, सपोज धनायन क्या है, माना कि ये पार्टिकल्स आपके व्यवस्थित हुए, ठीक है, और इसके बीच में जो छिद्र है इस छिद्र में धनायन क्या है, बहुत छोटा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा, वह उस छिद्र में घूमता रहेगा, यानी वो उसमें फिट नहीं बैठ पाएगा, तो उसकी व्यवस्था क्या हो, वहां स्थित नहीं हो पाई, यानी उसकी व्यवस्था उस छिद्र में फिक्स नहीं हो पाई और वह उसमें क्या रहेगा, घूमता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब व्यवस्था उसकी सही ढंग से नहीं हो पा रही है तो हमें त्रिज्या अनुपात प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर सपोज छिद्र की तुलना में धनायन का आकार बड़ा है तो क्या होगा, वो ऋणायनों को दूर दूर करेगा। जब ऋणायन दूर दूर हो जाएंगे तो ऋणायनों की व्यवस्था क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो कुल मिलाकर त्रिज्या अनुपात का मान हमें एक्यूरेटली प्राप्त नहीं हो पाता। ये भी क्या है, इसकी एक कमी है। तीसरा है आयनों की प्रकृति, आयनों की नेचर। आयनों की प्रकृति या हम इसको कह सकते हैं आकार। दोस्तों जब हम क्रिस्टल की संरचना में आयनों की पैकिंग की बात करते हैं तो हमने आयनों को गोलाकार आकार में माना हुआ है, लेकिन क्या वास्तव में आयन गोलाकार होते हैं? ऐसा नहीं होता। हाँ, इस प्रकार के आयन जिनका बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाए, ठीक है, ऐसे आयंस जिनका बाहरी कोश का जो विन्यास होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वह अगर इनर्ट गैस जैसा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके नाभिक को हम केंद्र मान सकते हैं, ठीक है, और वह एक गोलाकार रूप में व्यवहार कर सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कई बार क्या होता है कि कुछ आयंस इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण होता है वह दूसरे आयनों से क्या होता है, प्रभावित रहता है, और ऐसी स्थिति में उनकी सममिति क्या होती है, बिगड़ जाती है, और वहां भी उनके आकार को डिटरमाइन करने में एक समस्या डेवलप होती है, जिससे त्रिज्या अनुपात प्राप्त नहीं हो पाता। इसी प्रकार जो संक्रमण तत्व के आयंस होते हैं, यानी कि ऐसे आयन जिनमें डी कक्षक होता है। अब सपोज अगर डी कक्षक है तो जाहिर है हम जानते हैं डी कक्षक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका T2G कक्षक, एक होता है आपका EG कक्षक, ठीक है। और जो अष्टफल की समस्या प्राप्त होती है उसमें T2G कक्षक नीचे होते हैं, EG कक्षक ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। अब अगर इन कक्षकों में, क्योंकि T2G कक्षक कितने हैं, 3 हैं, EG कक्षक कितने हैं, 2 हैं। अब सपोज अगर इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन सममित रूप से भरे हुए हैं, किस रूप से भरे हुए हैं, सिमेट्रिकली। जैसे अगर हम लेते हैं D5 विन्यास, और D5 विन्यास में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 5 कक्षकों में अलग अलग भरा हुआ होगा, ये कहता है सममित विन्यास। तो ऐसी स्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आने वाले लिगेंडों को समान रूप से प्रतिकर्षित करते हैं, और जब समान रूप से प्रतिकर्षित करते हैं तो ऐसी स्थिति में इनकी जो आकृति होती है वो सममित रूप से प्राप्त होती है, फलतः यहाँ आयनों को गोलाकार माना जा सकता है। लेकिन सपोज अगर विन्यास इस प्रकार से है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो सममिति है या इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो असममित है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं D6 या D4, ठीक है, जैसे हमने लिया सपोज D4, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब चूंकि इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण अलग अलग है, तो जाहिर है कि ये आने वाले लिगेंडों को अलग अलग प्रकार से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसी स्थिति में इनकी जो व्यवस्था होती है या इनकी जो आकृति होती है वो असममित हो जाती है, और यहाँ पर उस आयन को हम गोलाकार नहीं मान सकते। और यही कारण है कि रिड्यूस रेशियो जो होता है, जिसको हमने यह मानकर निकाला हुआ है कि आयन गोलाकार होते हैं, हमें उसका सही मान प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों। चौथी जो इसकी कमी है वो आती है बंधकी प्रकृति। बंधकी प्रकृति, नेचर ऑफ बॉन्ड। जनरली आयनिक यौगिक का जो निर्माण होता है, ये आयनिक यौगिकों में हम यह मान के चलते हैं कि ये 100% आयनिक यौगिक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। कोई भी यौगिक जो है वो 100% आयनिक नहीं होता, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट प्रॉपर्टी आ ही जाती है, और जब कोवैलेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी तो ऐसी स्थिति में त्रिज्या अनुपात का मान हम एक्यूरेटली ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि त्रिज्या अनुपात का जो कंसेप्ट है वो केवल और केवल आयनिक कंपाउंडों के लिए ही दिया गया है। तो ये कुछ ऐसी कमियां हैं, ये कुछ ऐसी सीमाएं हैं जो त्रिज्या अनुपात के कैलकुलेशन या उसके एक्यूरेटली कैलकुलेशन में बाधा उत्पन्न करती है। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है कि हम किसी भी क्रिस्टल की संरचना को त्रिज्या अनुपात के द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते। हाँ, एक हमको रफली आइडिया मिल जाता है, अगर हमें त्रिज्या अनुपात मालूम है तो हम उसके आधार पर उस क्रिस्टल की संरचना का एक रफली आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली संरचना प्राप्त नहीं की जा सकती, ठीक है। तो दोस्तों यह था त्रिज्या अनुपात रूल के बारे में, एक विस्तार से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और ना ही इसमें कुछ ऐसा मैटर है। यहाँ पर आपका एक त्रिज्या अनुपात समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रिस्टल की जो संरचनाएं होती हैं उनकी पैकिंग में जो वॉइड्स होती हैं, ठीक है, या जो इंटरस्टिशियल्स जो होल्स होते हैं वो किस प्रकार से डेवलप होते हैं, और उसको हम उनमें उनके त्रिज्या अनुपात को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो केमिस्ट्री और बोलते रहो केमिस्ट्री जिंदाबाद। नमस्कार।